फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। इस लेक्चर में हम जुलाई माह में न्यूज में रहे इकोनॉमिक्स से संबंधित करंट अफेयर्स देखेंगे और कुछ स्कीम्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मसाला बॉन्ड के बारे में। देखिए, बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड और दूसरे होते हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। और यह मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं। अब देखिए, कोई भी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो होता है ना, उस पर रुपी और डॉलर के फ्लक्चुएशन का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति उधार देता है इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को, और वो मसाला बॉन्ड के रूप में उधार देता है। तो मान लीजिए $1 उस समय 70 रुपए का है, तो इंडिया का व्यक्ति तो 70 रुपए में उधार ले रहा है। तो यदि 3 साल बाद अपने उधार वापस भी करता है और इस बीच यदि रुपीस का डेप्रिशिएशन होता है, रुपए 70 से घटकर $1 90 रुपए का भी हो जाता है, तो भी उस कंडीशन में इंडिया वाले व्यक्ति को सिर्फ $70 ही रिटर्न करने होंगे, ना कि $1 के अनुसार 90 रुपए। इससे उसे फायदा भी होता है। यही है मसाला बॉन्ड। इसे 2014 में पहली बार इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था और सबसे पहले आरबीआई ने 2015 में इसके लिए फ्रेमवर्क भी बनाया। ये बॉन्ड कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी इशू कर सकती है और इसे कोई भी ऐसा फॉरेनर व्यक्ति खरीद सकता है जिसकी कंट्री FATF की मेंबर हो। अब एक मुख्य बात, आरबीआई के अनुसार इस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड यदि $50 मिलियन का बॉन्ड है तो उसके लिए 3 वर्ष का होगा, और यदि $50 मिलियन से अधिक का बॉन्ड है तो उसके लिए मैच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष तक का होगा। मसाला बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि यदि रुपये का रेट गिरता भी है तो इन्वेस्टर्स को लॉस होगा, ना कि उधार लेने वाले को। अब आगे जानते हैं NDDB मृदा लिमिटेड के बारे में। ये एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया है। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडियरी कंपनी है। इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। NDDB मृदा लिमिटेड का मुख्य काम काऊ डंग या गोबर को एफिशिएंटली इस्तेमाल में लाने का है। काऊ डंग के माध्यम से खाद बनाएंगे और इसके क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजीज का भी डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही ऐसे फार्मर्स जो गोबर गैस, गोबर खाद आदि पर काम कर रहे हैं, उन्हें मार्केटिंग सपोर्ट या सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। NDDB ने सुधन नाम से एक ट्रेडमार्क भी रजिस्टर किया है जो काऊ डंग बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए है। आगे एंट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। ये टेक्नोलॉजी BMC या बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेवलप की है। इसके तहत 7 स्टेजेस में सीवेज का इन सिटू ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब सीवेज लाइन में ही 7 ऐसे स्टेजेस बना दिए गए जिससे सीवेज को साफ किया जा सकेगा। तो एंट्री टेक्नोलॉजी डेवलप की है BMC ने। अब आगे एक फैक्ट कि भारत का इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $70 बिलियन के फॉल के साथ 572.71 बिलियन रह गया है। ये 2021 में अपने पीक पर $642.45 बिलियन था। अब 572.71 बिलियन हो गया है। आगे जानते हैं लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पहला पोर्ट बना है जो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पर काम करेगा। देखिए, पोर्ट का जितना भी काम होता है ना, कार्गो हैंडलिंग, ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आदि सारे काम पोर्ट अथॉरिटी के होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है। लेकिन अब ये सारे काम एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर के माध्यम से दे दिए जाएंगे और पोर्ट अथॉरिटी सिर्फ उस पोर्ट की ओनर होगी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो ये नवी मुंबई में है। 1989 में इसे कमीशन किया गया था। टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट की रैंकिंग में इसकी रैंक 26 है। आगे बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या नालसा के बारे में। इसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाया गया था। नालसा का उद्देश्य है कि समाज में उपस्थित ऐसे व्यक्ति जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या किसी भी तरह से न्याय पाने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें नालसा के माध्यम से लीगल सर्विसेज के रूप में मदद दी जाती है। साथ ही यह फंडिंग और ग्रांट्स भी बांटता है। अक्षम व्यक्तियों को उनके केस के बारे में जानकारी दी जाती है और यदि वे ज्यादा अक्षम है तो उन्हें वकील भी प्रोवाइड किया जाता है। नालसा लोक अदालतों का आयोजन भी कराता है तथा क्रिमिनल और सिविल मैटर पर भी लीगल एड प्रोवाइड करता है पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड व्यक्तियों को। अब नालसा की संरचना की बात करें तो इसके सारे कार्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की देखरेख में किए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं। आगे जानते हैं एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 के बारे में। इसे गवर्नमेंट ने अनक्लॉज के लॉ को फॉलो करने के लिए बनाया है। ये बिल जो भी समुद्र के हाई सीज में या 200 नॉटिकल माइल से अधिक के एरिया में पायरेसी वाली एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें लूटमार करना, गन पॉइंट पर रखकर कुछ काम कराना आदि काम के दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और फांसी की भी सजा होती है तथा इनका साथ देने वालों को 14 साल की जेल होगी। और जिस किसी भी देश के साथ इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को साइन किया है, उन देशों को ये कैदी भेजे भी जा सकेंगे। साथ ही हाई कोर्ट इन मामलों को देखेंगे और सजा सुनाएंगे।
अब इस बिल के माध्यम से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 अनक्लॉज 1982 को इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडिया। ये मैरीटाइम एक्टिविटीज को सुरक्षित बनाने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अनक्लॉज के माध्यम से समुद्र को 5 भागों में बांटा गया है: इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। अगला आर्टिकल है जागृति मस्कॉट के बारे में। इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। यहाँ जागृति एक महिला है जो अपने अधिकारों से परिचित है। मतलब इस मस्कट के द्वारा कंज्यूमर्स को अवेयर कराया जाएगा और उनका एम्पावर किया जाएगा। अगला आर्टिकल है राइट टू रिपेयर के बारे में। तो गवर्नमेंट ने निधि खरे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत गठित यह कमेटी राइट टू रिपेयर के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगी। राइट टू रिपेयर क्या होता है? देखिए, कोई भी इक्विपमेंट जो आप अपने घर में लाते हैं वो कुछ समय बाद खराब होने लगते हैं, तो उसे रिपेयर करने का आपका अधिकार होगा। मतलब आप इसे खुद ही रिपेयर कर पाएंगे। ये होगा कैसे? तो कंपनीज को नेसेसरी होगा कि ऐसे इक्विपमेंट बनाएं जो रिपेयर किया जा सके और दूसरी कंपनीज के इक्विपमेंट भी उसमें फिट करके रिपेयर हो सके। साथ ही कंपनी को एक मॉड्यूल भी प्रोवाइड करना होगा ताकि उस प्रोडक्ट का रिपेयर खुद ही कंज्यूमर के द्वारा किया जा सके आसानी से। आगे जानते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। ये एक सांविधिक निकाय है जिसे नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत बनाया गया। इस स्टैट्यूटरी बॉडी का काम है एयर पॉल्यूशन संबंधी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उन पर रिसर्च करना, विभिन्न कार्यक्रमों का कोऑर्डिनेशन करना और उन्हें रिजॉल्व भी करना। इसके तहत दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि के रीजन भी कवर होते हैं। इस कमीशन के फुल टाइम चेयरमैन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिनका कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। विभिन्न मिनिस्ट्रीज के मेंबर भी होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसरो के, तथा सिविल सोसाइटीज के मेंबर भी होते हैं। ये ट्रेनिंग भी देते हैं और स्पेशल वर्क फोर्स भी तैयार करते हैं। आगे बात करते हैं इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के बारे में। देखिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को यदि कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो वह ज़मीन की तलाश में रहता है। तो ऐसे लैंड या ज़मीन उसे यह GIS एनेबल्ड इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह पोर्टल बताता है कि किस लैंड में या किस एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से उस व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होगा। मतलब जहाँ टैक्स कम होंगे, रेस्ट्रिक्शंस कम होंगे, वहाँ पर। आगे जानते हैं देश बिल के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब बिल। अब ये जो बिल है मानसून सेशन के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 को रिप्लेस करेगा। क्योंकि SEZ एक्ट 2005 के कुछ नॉर्म्स WTO के अकॉर्डिंग नहीं थे, इसलिए देश बिल लाया जा रहा है। इसमें कुछ डायरेक्ट सब्सिडी से रिलेटेड प्रावधान भी चेंज होंगे। साथ ही अभी ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन से इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करके घरेलू मार्केट में कोई सामान बेचता है तो उस पर ड्यूटीज लगाई जाती हैं और यही ड्यूटीज घरेलू प्रोडक्ट से उत्पन्न होने वाले सामान पर भी लगती है। लेकिन अब यदि कोई व्यक्ति घरेलू रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर ड्यूटीज इंपोज नहीं की जाएंगी और वे सस्ते रूप में घरेलू बाजार में माल बेच सकेंगे। इसका फायदा होगा कि फॉरेन से आने वाले रॉ मटेरियल में कमी आएगी। अब आगे हाल ही में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में हुए अमेंडमेंट की बात करते हैं। ये मुख्यतः फॉरेन से आने वाले पैसों पर जो वेरियस इंडियंस अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं या फिर वेरियस NGOs को डोनेट किए जाते हैं, उन्हें सही तरीके से यूज करने को देखता है। अब देखिए, पहले जो लिमिट थी कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को 1 लाख रुपए भेज सकता था, लेकिन अब वह लिमिट 10 लाख तक कर दी गई है। और यदि 10 लाख से ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उस परिवार को गवर्नमेंट को 90 दिन के अंदर अंदर इसकी जानकारी देनी होगी। पहले ये लिमिट 30 दिन थी। अब दूसरा अमेंडमेंट में यदि NGO को फंडिंग हो रही है तो पहले उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब वह 45 दिन के अंदर अंदर जानकारी देंगे और NGO आने वाले टोटल फंड में से सिर्फ 20% उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम या ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होगा, एम्प्लॉयज की पेमेंट देने के लिए होगा, और 80% उस फंड का यूज उस काम के लिए होगा जिसके लिए NGO काम करता है। जैसे पुअर्टी के लिए काम कर रहा है तो 80% पैसे पुअर्टी के क्षेत्र में ही खर्च करने होंगे। आगे जानते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के बारे में। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लेगा। सबसे पहले देखें, बैंक बोर्ड ब्यूरो को 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। यह संस्था वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स और स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के विभिन्न प्रोफेशनल्स, ऑफिशियल्स तथा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स के नाम को रिकमेंड करती है। इसके चेयरमैन को गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट का मानना था कि स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के मैनेजर और डायरेक्टर्स आदि को भी बैंक बोर्ड ब्यूरो ही नियुक्त करे, खासकर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के चेयरमैन को। लेकिन 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि यह उतनी कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है कि स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस के ऑफिशियल्स को नियुक्त करे। इसलिए सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का दायरा बढ़ाने के लिए अब इसका नाम भी बदल दिया है, रख दिया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB।
आगे जानते हैं उद्यम भारत प्रोग्राम के बारे में। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही कुछ नए इनिशिएटिव्स और स्कीम्स लॉन्च की, जिसमें पहला है एब्सोल्यूट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर स्कीम। इसमें ऐसी नई एमएसएमई जो पहली बार सप्लाई चेन में भाग ले रही हैं, उन्हें एनकरेज किया जाएगा, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एनकरेज करके बढ़ावा देंगे ताकि वो ग्लोबल मार्केट के स्टैंडर्ड को मीट कर सकें और उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़े। दूसरी स्कीम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। वर्ल्ड बैंक इसमें एमएसएमईज को मदद करता है। इसमें एमएसएमईज को मार्केट और क्रेडिट एक्सेस दिया जाएगा, उनसे रिलेटेड गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस आदि को स्ट्रेंथन किया जाएगा सेंटर और स्टेट लेवल पर। सेंटर स्टेट लिंकेज और पार्टनरशिप बढ़ाई जाएगी और उनके पेमेंट और ग्रीनिंग से रिलेटेड इश्यूज को भी सॉल्व किया जाएगा। तीसरी स्कीम थी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। इसमें KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा अनएम्प्लॉयड यूथ को माइक्रो एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करने के लिए नॉन फार्म सेक्टर के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। फिर अगला आता है MSME आइडिया हैकेथन 2022। इसके तहत नए नए आइडियाज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजीज आदि को फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा 15 लाख तक का। आगे जानते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में। देखिए, विंडफॉल यहाँ ऐसे इवेंट होते हैं जो सडनली अगर होते हैं, कोई ऐसा फायदा हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड था, जैसे लॉटरी लगने से होने वाले फायदे। देखिए, अभी की कंडीशन में ये विंडफॉल टैक्स ना क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनीज पर लगाए गए हैं, क्योंकि लोकल क्रूड ऑयल कंपनीज क्रूड ऑयल तो एक्सट्रैक्ट करती हैं लेकिन उन्हें इंडिया में भी बेचती हैं ग्लोबल प्राइस पर, और अभी ग्लोबल प्राइस एकदम से हाई हो गए हैं तो उन्हें एकदम से फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ा। इसलिए गवर्नमेंट ने उन पर विंडफॉल टैक्स लगा दिए ताकि ये जो डायरेक्ट रिफाइनरीज को बेचकर क्रूड ऑयल फ़ायदा कमा रहे हैं, उनका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी हो, आम जनता तक भी पहुँचे। जानते हैं वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के बारे में। इसमें अमेंडमेंट किया गया है हाल ही में, और पहले वेयर हाउस से रिलेटेड कोई भी अपराध करने में जो 3 साल की सजा होती थी उसे घटाकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया है। और वेयर हाउसेस में ड्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोक्योरमेंट स्टैंडर्ड को देखते हुए साइंटिफिक स्टोरेज को अच्छे से बनाए रखने के लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब हर वेयर हाउस होल्डर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वेयर हाउस के निर्माण में कोई एक्रेडिटेशन एजेंसी नहीं होगी, सारा काम ऑनलाइन होगा ताकि करप्शन को रोका जा सके और टाइम कंजप्शन कम किया जा सके। जो वेयर हाउस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी उसमें पहले 1 चेयरपर्सन और 2 फुल टाइम मेंबर्स होते थे, लेकिन अब इसमें इन 3 मेंबर्स के साथ 3 एक्स ऑफिशियो पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, जिनमें एक फूड एंड इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी होंगे और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे सेबी के। तो जुलाई मंथ के इकोनॉमिक्स में आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।